खदेड़ने के आंदोलन में हम शामिल थे। हमारे लोगों ने मुझे कहा कि जो खदेड़ने का आंदोलन चल रहा था उसमें हम शामिल थे। फिर दूसरा सवाल पूछा कि अब क्या समस्या पैदा होगी जब आप खुद ही खदेड़ने के आंदोलन में शामिल थे, तो फिर आप अब क्या समस्या पैदा होगी, क्योंकि तो आप ही खदेड़ने के आंदोलन में शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि अब सरकार ने हमारा ही नंबर लगा दिया। हमने आरएसएस बीजेपी के खदेड़ने के आंदोलन में शामिल हुए, उन्होंने हमारा ही नंबर लगा दिया। मैंने कहा ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल मामला है, नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का मामला है। ये भारत में पहली बार ये समस्या पैदा हुई। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, और ये इतना ज्यादा क्रिटिकल मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है। केवल सरकार का मामला नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। ये तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल मामला है। मगर अब आज से ये समस्या तुम्हारी नहीं है, ये समस्या मेरी है। मैं आसाम से गुवाहाटी से दिल्ली आया, दिल्ली आके अनाउंस कर दिया 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में जो कानून भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में पास किया, और ये कानून आसाम में छोटे लेवल पर लागू हुआ, अब ये सारे भारत भर में लागू होने वाला है। आसाम में 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उसमें 5 लाख मुसलमान है और 14,48,000 SC ST OBC के लोग हैं। 75% SC ST OBC के लोग हैं। जब आरएसएस को मुसलमानों के विरोध में फसाद करने का मामला आता है, तब हम बहुत ज्यादा अच्छे हिंदू होते हैं। मुसलमानों के विरोध में फसाद करने के लिए हम बढ़िया क्वालिटी के हिंदू होते हैं। मगर जब आरक्षण देने का मामला आता है तो कहते हैं कि तुम लोग इस काम के लिए लायक नहीं हो। लायक नहीं हो इसका मतलब है तुम नालायक। गाली दे मुसलमान को मारने के लिए, काटने के लिए, हत्या करने के लिए, फसाद करने के लिए बहुत लायक हो, बढ़िया क्वालिटी के हिंदू हो। मगर जब आरक्षण का अधिकार देने का मामला आता है तो कहते हैं तुम लायक नहीं हो। इससे ये बात सिद्ध होती है कि ब्राह्मणों के लिए हम केवल इस्तेमाल करने की वस्तु है। जब उनको मौका आता है मुसलमानों के विरोध में फसाद करवाने का या उनके खिलाफ में कोई आंदोलन करने का, ब्राह्मणों के बाप की औकात नहीं है कि वो मुसलमानों के विरोध में आंदोलन कर सके। उसके लिए वो हमारे लोगों को मैदान में उतारते हैं। फिर हमारे ही लोगों को SC ST OBC के नाम पर नागरिकता के अधिकार से वंचित भी कर देते हैं। तो हमने सीए के मुद्दे पर जो पार्लियामेंट में कानून पास हो गया, उसके विरोध में भारत बंद कर दिया। वो भारत बंद पहले से बड़ा भारत बंद हो गया, क्योंकि मुसलमानों को एक बात समझ में आई कि आसाम में 5 लाख मुसलमानों को निकाला, अगर सारे देश भर में ये कानून लागू हो गया तो करोड़ों मुसलमानों को देश भर से निकाला जा सकता है। तो सारे देश भर में मुसलमान बड़ी संख्या में भारत बंद में शामिल, और वो भारत बंद उससे भी बड़ा भारत बंद हो गया। आरएसएस बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोग दिल्ली में बैठे, चिंतन करने के लिए बैठे कि हमने 50 साल से SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ाया, मुसलमानों से भिड़ाया और मुसलमानों को इनसे भिड़ाया। वामन मेश्राम ने दोनों को इकट्ठा लाया। कोई बात समझ में आ रही? 50 साल की हमारी मेहनत पर सारा का सारा पानी फिर गया। और ये काम वामन मेश्राम को करने के लिए हमने ही सीए का मुद्दा दे दिया। ये मुद्दा उसका है नहीं, उसका मुद्दा तो आरक्षण वाला रहता है। ये सीए का मुद्दा तो हमने ही उसको दे दिया, घर बैठे दे दिया।
तो परिणामतः उन्होंने क्या किया, वो सीए का कानून ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी तक वो कानून भारत में लागू नहीं हुआ। बीजेपी के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जैसा शक्तिशाली प्रधानमंत्री भारत में कोई नहीं हुआ। अगर नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, उस शक्तिशाली प्रधानमंत्री का कानून लागू ना होने देने वाला वामन मेश्राम कितना शक्तिशाली होगा। चलो कुछ तो आपके समझ में आया, कुछ तो आपके समझ में आया, क्योंकि समझ में बहुत कम आता है हमारे लोगों को। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी संगठित शक्ति कितनी ज्यादा ताकतवर हो गई है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली ताकतवर हो गई है। भारत बंद करने का हमारा जो कार्यक्रम है, ये आने वाले 10 साल में 20 बार भारत बंद किया जाएगा। 6 महीने में 1 बार, 5 महीने 29 दिन तैयारी, 1 दिन भारत बंद। 10 साल में 20 बार भारत बंद। क्यों? क्योंकि अखबार वाले हमारी खबरें नहीं छापते, टीवी वाले हमारे खबरें नहीं दिखाते, तो हमारे लोगों को मालूम कैसे होगा कि वामन मेश्राम और उनका संगठन उनकी लड़ाई लड़ रहा है। जब तक हमारे लोगों को मालूम नहीं होगा वो हमसे कैसे जुड़ेंगे। तो हमने एक तरीका ढूंढ के निकाला कि हम हर 6 महीने के बाद भारत बंद करेंगे, और भारत बंद करेंगे और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के बीच में जाके मीटिंगें करेंगे, जागृत करेंगे, उनको इस भारत बंद में शामिल करेंगे। तो 20 बार करेंगे तो कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी भारत में नहीं बचेगा जिसको मालूम नहीं होगा कि हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। सबको मालूम हो जाएगा, और सबको मालूम हो जाएगा, सब जागृत हो जाएंगे, तो हमारे आंदोलन से अलग नहीं रह पाएंगे। इतना सारे लोग हमारे इकट्ठा हो जाएंगे, 85% लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे और सामूहिक रूप से अगर एक साथ पेशाब भी कर दे तो ये सारे बह जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं एडवांस बुकिंग में कि आप सामूहिक रूप से इकट्ठा होने के बाद पेशाब मत करें। फ्लड में इनके बहने का खतरा पैदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये सारी बातें अपने संगठित शक्ति का एहसास कराने के लिए बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को मालूम हो कि अब हम साधारण शक्ति वाले लोग नहीं रहे हैं। सरकार बीजेपी की सेंटर में, कई राज्यों में सरकारें बीजेपी की सेंटर में, सरकारें उनकी हमारी नहीं है, मगर उनको एक बात बहुत ज्यादा पिंच होती है कि सारा वामन इस्लाम हमारी सरकार सेंटर में, कई राज्यों में हमारी सरकार फिर भी भारत बंद कर लेता है, और हमें मजबूर होकर उसकी बात स्वीकार करनी पड़ती है, माननी पड़ती है। ओबीसी के बच्चों के मेडिकल एंट्रेंस का, एडमिशन का, नीट का मामला था, हमने जिलाधिकारी कार्यालय को केवल कागज में ज्ञापन दिया, मेमोरेंडम दिया, मेमोरेंडम दिया, केवल भारत बंद नहीं किया। जब दिल्ली में गया था, बड़े अधिकारी ने मुझे कहा, मेश्राम जी अकेले में मिलना। मैंने कहा कि सरकार का डर लगता है? नहीं, सरकार का डर नहीं लगता है, शेड्यूल कास्ट का आदमी हूँ, हमारा कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं है, मगर एक महत्वपूर्ण बात के लिए आपको मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आज ऐसे काशीराम जी के समय में भी अधिकारी मिलते रहे, मिलने के लिए आए, तो कहा कि आप इसको खुशी की खबर मानो या दुख की खबर मानो, मगर खबर ये है कि पीएम ऑफिस में आपके नाम की फाइल ओपन हो गई। फाइल में ऊपर लिखा है वामन मेश्राम, और डिप्टी कमिश्नर रैंक का इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर डेली उस फाइल को देखता है। जैसे ही हमने
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया, पीएमओ ऑफिस पहुंच गया। जब ये पहुंच गया तो उनको मालूम हो गया, तो उन्होंने पूछा भारत बंद के बारे में कुछ है क्या? कहा कि नहीं, भारत बंद के बारे में कुछ नहीं, मगर वो आखिरी में रहता है, पहले ऐसे ही शुरू करता है, मगर आखिरी में भारत बंद रहता है। अगर हम मान लेते हैं तो भारत बंद होता नहीं, नहीं मान लेते हैं तो भारत बंद होता है। तो उनके सामने एक संकट खड़ा हो गया कि अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो वामन मेश्राम प्रचार कर देगा कि हमारी वजह से ये हो गया, श्रेय ले लेगा। तो क्या किया जाए? बीजेपी ने प्रधानमंत्री को कहा कि एक तरीका है खुद श्रेय लेने का। कि क्या तरीका क्या है? कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है ओडिशा का, वो ओबीसी है, उसी के विभाग में नीट का मामला है। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, देश का एजुकेशन मिनिस्टर ओबीसी है, और उसके ही मंत्रालय में नीट का मामला है। यदि ये ज्ञापन में भारत बंद हुआ तो ओबीसी के लोग कहेंगे ओबीसी के मिनिस्टर होने से, प्रधानमंत्री होने से कोई फायदा नहीं है, और लोग वामन मेश्राम के साथ जुड़ना शुरू करेंगे, ओबीसी के लोग भी जुड़ना शुरू करेंगे। ये खतरा है। इसलिए करना ये होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसके नेतृत्व में जो 28 ओबीसी के मिनिस्टर है, 8-9 मिनिस्टर का एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री को जाकर मिले और मिलकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को दे, जैसे वामन मेश्राम ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया। इसी तरह से उस एजुकेशन मिनिस्टर ने 8-9 मिनिस्टर लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, और वो देते वक्त एक फोटो निकाला गया, वो सारे टीवी और अखबारों में छापा गया, और फिर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया ये मामला मैं हल कर देगा। इस तरह से बीजेपी ने उसका श्रेय लेने की कोशिश की ताकि हमें इसका फायदा ना मिले। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे सारे देश भर में कैडर है, उनको मालूम है कि ये मामला हमारी वजह से सेटल हुआ, अन्यथा ये हमारी बगैर अगर किसी ओबीसी के द्वारा अगर ये हल प्रयास किया जाता तो नहीं होता। तो आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि संगठन की शक्ति के बदौलत ये मामला हल हुआ। अभी 25 मई को ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए जो 10 मुद्दे का पर्चा हमने निकाला आपके पास पहुंचा होगा। 11वां मुद्दा राजस्थान का हमने मूछ वाला मामला डाल दिया है, समझे। और जब हमने नहीं डाला था तो सरकार 10 लाख रुपए भी परिवार को देने के लिए राजी नहीं थी। जैसे ही हमने मुद्दा डाला 50 लाख रुपया देने के लिए सरकार राजी हो गई। एक आदमी को नौकरी देने के लिए भी सरकार राजी हो गई। बात समझ लो, केवल हमने कागज में उस मुद्दे को डाला। इसका मतलब है सरकार को हमारी ताकत का अंदाजा है। ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं यही जाके समाज में समझा। अभी 25 मार्च को जो भारत बंद हमने किया, 25 मई को भारत बंद किया, उसके लिए भी हम लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। उसके पहले मैं 1-2 बातें आपको और बताना चाहता हूं। हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं कहता, किसी का औकात नहीं है। हम क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉमिनेटेड बाय आरएसएस प्राइम मिनिस्टर। ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, और नॉमिनेटेड शब्द बाबा साहब आंबेडकर ने 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यूज किया। उनका गांधी जी के साथ झगड़ा हुआ था। बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि हमारे लोगों को रियल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, नॉमिनेटेड ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए। तो हमारे
लोगों के लिए वो शब्द बाबा साहब का 32 से मैंने उठाया और आपको समझा रहा हूं कि नॉमिनेटेड क्यों नहीं चाहिए। नॉमिनेटेड शब्द का अर्थ होता है नामधारी प्रतिनिधि। नामधारी शब्द का अर्थ भी आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं देहाती आदमी हूं, देहाती उदाहरण देता हूं। देहात में शादी होती है तो शादीशुदा आदमी अपने मित्र को परिचय देता है कि ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो वो मित्र पूछता है ये औरत जो खड़ी है ये कौन है? ये ऐसी रखी हुई, ये ऐसी ही रखी हुई है। परिचय कराता है कि ये ऐसी रखी हुई है। नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री है। इसको बोलते हैं नामधारी प्रधानमंत्री। क्योंकि एक ओबीसी का आदमी ओबीसी के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है, ऐसे कैसे संभव है? ऐसे इसलिए संभव है क्योंकि वो रियल प्राइम मिनिस्टर ओबीसी का नहीं है, असली पावर आरएसएस के पास है। अगर तुम्हें प्रधानमंत्री रहना है तो ओबीसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करो, तो असली पावर तो आरएसएस के पास है। ये बात हम सारे देश भर में कह रहे हैं। जब ये बात हम सारे देश भर में कह रहे हैं तो मोहन भागवत को स्पष्टीकरण देना पड़ा मेरी वजह से। क्या स्पष्टीकरण देना पड़ा? कि हम केंद्र सरकार में डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते। मैंने कहा ये नामधारी सरकार है, ये नामधारी प्रधानमंत्री है, तो उसने स्पष्टीकरण दिया कि हम सरकार के काम में डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इस सेंटेंस का दो अर्थ। एक अर्थ है कि डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते, ये हो गया शाब्दिक अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है? ध्वनित अर्थ। एक ध्वनित अर्थ है, यानी ध्वनि निकलती है। ध्वनि क्या निकलती है? कि हम डे टू डे काम में सरकार के हस्तक्षेप नहीं करते हैं, मगर कभी कभी करते। ये ध्वनि निकलता है, मगर कभी कभी डे टू डे नहीं करते हैं, कभी कभी करते। ये ध्वनि निकलती है। तो कभी कभी कब करते हैं? जब SC ST OBC माइनॉरिटी का फैसला लेने का मामला आता है, तब ये लोग ऐसा करते हैं। यह स्पष्टीकरण वामन मेश्राम की वजह से मोहन भागवत को देना पड़ा। इससे ताकत का अंदाजा आपको लग सकता है। दूसरी बात, मुसलमान मुझे बार बार आकर मिलते थे। मेश्राम जी, हमें बहुत दिल में तकलीफ होती है और किस बात की कि जब भी कोई बात होती है तो आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग कहते रहते हैं चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। हमें दिल में बहुत दर्द होता है। जब पाकिस्तान बना तब हम नहीं गए, तो अब क्यों जाएंगे? तो बहुत दर्द होता है। बार बार लोग मुसलमान आकर मुझे मिलते और कहते कोई रास्ता निकालो, आप ही निकाल सकते। हमारे मुसलमान लीडर जो है वो तो बहुत डरे हुए हैं, वो कोई रास्ता निकालने की संभावना नहीं है। आप ही कुछ करो, क्योंकि आप ही लड़ते हुए दिख रहे। वीडियो में आप ही को हम देख रहे सोशल मीडिया। मैं बहुत दिन सोचता रहा यार ये तो बहुत क्रिटिकल मामला है, कल इसका समाधान क्या हो। तो एक दिन मुझे एक समाधान नजर आया कि ये है समाधान। तो मैंने कार्यक्रम में ऐलान कर दिया कि भारत के जो मुसलमान हैं वो सारे के सारे मूल निवासी, और मुसलमानों को कहा कि तुम भी आज से अपने आप को मूल निवासी घोषित कर दो। ये मेरा रिकॉर्ड अवेलेबल है। घोषित कर दो। घोषित करने के बाद मोहन भागवत को मालूम मुसलमान तो मूल निवासी हो, अब क्या करें? तो मोहन भागवत ने बयान दिया मुसलमानों के पुरखे और हमारे पुरखे कई थे। बड़ा बयान। हमारी वजह से मोहन भागवत को यह बयान देना पड़ा। फिर हमारे बजरंग दल में SC ST OBC के लोग रहते हैं, तो हम जिस समाज के लोग हैं उसी समाज के वो भी है, तो कॉमन फ्रेंड होते हैं।
कुछ SC ST OBC के हमारे साथ काम करते हैं, कुछ SC ST OBC के लोग बजरंग दल में काम करते हैं, मगर समाज में तो रहना पड़ता है। तो बातचीत में हमारे लोगों ने पूछा, ये क्या होता है आजकल, आप चले जाओ पाकिस्तान नहीं कह रहे हो, क्या हो गया आजकल आप कह नहीं रहे हो, क्या हो? ऊपर से आदेश कि ऐसा नहीं कहना। उसने कहा पूछो कि आप अपने नेताओं को पूछो कि ऐसा आप मनाई क्यों कर रहे हो। तो उन लोगों ने पूछा कि मनाई क्यों कर रहे हो। तो कहा कि हमको इतना ही बताया गया है कि अब की बार आगे ऐसा कहना नहीं, बस इतनी ही जानकारी बताई गई है। क्यों नहीं कहना है ये नहीं बताया, क्यों नहीं कहना है ये उन्होंने नहीं बताया, मैं बता देता हूं क्यों नहीं बताया। उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर अब की बार कहेंगे चले जाओ पाकिस्तान, तो मुसलमान पाकिस्तान तो नहीं जाएगा, वामन मेश्राम के साथ चला जाएगा। बात समझ में आ रही? पाकिस्तान तो जाएगा नहीं। जब वो पार्टीशन पाकिस्तान बना तब नहीं गए, तो अब जाने का सवाल नहीं, मगर अब वो जाने की संभावना वामन मेश्राम के साथ में है। अगर मुसलमान और SC ST OBC अगर इकट्ठा हो गए तो फिर हमारी चटनी बनाकर खाएंगे। जैसे हमारे लोग झींगे की चटनी बनाकर खाते हैं ना, बड़े टेस्ट लेके, कि वहां अचार बनाकर खाते कि नहीं खाते, तो खाएंगे। तो इसलिए अब ये बात कहना नहीं है, बंद। हमारी बातों का कितना गहरा असर पड़ रहा है, वो इसलिए नहीं पड़ रहा है कि वामन मेश्राम बयान दे रहा है, वो इसलिए पड़ रहा है कि हमारी संगठित शक्ति ज्यादा है। जो MLA और MP संसद में बोल नहीं सकते, हमने ऐलान किया अब हम सड़कों पर इनको निपटेंगे। निपटेंगे समझते हो? देसी शब्द है यार, आदमी हो तो देसी शब्द का यूज करता हूं कि इन लोगों को जो विधानसभा और लोकसभा में हमारी समस्या का समाधान होने नहीं देते, चर्चा नहीं करने देते, हमारे MP MLA को बोलने नहीं देते, इनको सड़कों पर निपटेंगे। और ये बात मैंने यहां नहीं बोल रहा हूं, ऐलानिया बोल रहा हूं, ओपनली बोल रहा हूं कि सड़कों पर आप लोगों को निपटेंगे। और हमारी संख्या ज्यादा है तो निपट सकते हैं। आज नहीं आ रही तो जुम्मा अगले जुम्मे को आएगी, अगले जुम्मे को नहीं आएगी तो अगले साल वाले जुम्मे को आएगी। साली जाएगी का बकरी की माँ आखिर कब तक दुआ मांगेगी? जाएगी का? वामन मेश्राम के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार है, भारत बंद करता रहेगा, कोई काम धंधा तो है नहीं हमारे पास। तो इस तरह से हमारे लोगों को जागृत होने के लिए आने वाले 10 साल में पूरा हम लोग जागृत करने में कामयाब हो जाएंगे। आपको अनुरोध ये है कि 25 मई को जो भारत बंद होगा, उस भारत बंद में आपको क्या करना है, इतना कहकर अपनी बात समाप्त करें। सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए, गोली मारने का